चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एएस, एएस नंबर 19। एएस नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट एएस है, प्रैक्टिकल, खास करके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, थ्योरेटिकल आने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं इसमें, क्योंकि ये जो हमारा पूरा एएस है ये एक बड़े एएस में काउंट होता है। चाहे आप इंटरमीडिएट में कह सकते हो, चाहे आप फाइनल में। अगर मेरे वीडियो ये फाइनल स्टूडेंट वाले देख रहे हैं, उनके लिए भी ये एएस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पर दोनों जो लीज है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कुछ खास अंतर नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सेम सेम ही होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे लीज होता क्या है। अब देखिए, नॉर्मली हम लोगों ने सुन रखा है कि एक मान लीजिए मैं एक एसेट का ऑनर हूं, आपको एक एसेट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करता हूं, वो एसेट आपको ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है, यूज करने के लिए। तो एसेट आप क्या है, कुछ कंसिडरेशन पे करके यूज करते हो। ठीक है, और एक लिमिटेड एक पीरियड के बाद, फिक्स पीरियड के बाद, जो भी एग्रीड पीरियड होता है हमारे आपस में दोनों पार्टियों में, वो क्या कर दिया जाता है, एसेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है जी, अब यहां पर यही चीज, इसको हम क्या है, कानूनी जामा पहनाना होता है। वो कैसे, देखिए, कहते हैं लीज क्या है, एक एग्रीमेंट है, आपके और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है रिटर्न, जहां पर लेसर, लेसर कौन होता है, मैं मान लीजिए जैसे मैंने बोला ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑनर ऑफ द एसेट। यहां पर जो एसेट का ऑनर है, लीगल ऑनर है एसेट का, कन्वे कर देता है टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लेसी, दैट इज अनदर पार्टी, इन रिटर्न ऑफ इन रिटर्न फॉर ए पेमेंट और सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट, या फिर एक सिंगल पेमेंट या फिर एक पीरियोडिक पेमेंट देते हो, मुझे एनुअल पेमेंट देते हो, जिससे क्या है वो पेमेंट एसेट जो है आप यूज कर लेते हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो पीरियोडिक पेमेंट दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीज रेंट बोलते हैं। ठीक है जी, द राइट टू यूज एन एसेट फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको बोला कि एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एसेट क्या होगी, मेरे से आपको ट्रांसफर हो जाएगी, और एग्रीड पीरियड के बाद जब आप एनुअली पेमेंट करते जाओगे, और एग्रीड पीरियड के बाद वो एसेट वापस मुझे ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये लीज एग्रीमेंट होता है जी। ठीक है जी, जिसमें दो पार्टीज हैं, एक है ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी जिसको हम क्या बोलते हैं, लेसर, दूसरी पार्टी जो एसेट को यूज कर रही है फॉर सम कंसिडरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेसी बोलते हैं जी। लेसर, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लेसी जो क्या है, कुछ कंसिडरेशन पे करके एसेट को यूज कर रहा है। ठीक है जी, अब देखिए जो एप्लीकेबिलिटी है एएस 19 की, वो कहां कहां पर है। नंबर वन, कहते जो लीज एग्रीमेंट है टू एक्सप्लोर फॉर और यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कहते दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑल अदर देन, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है, अकाउंटिंग फॉर लीजेस, ये सभी जगह पर सभी एसेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, अदर देन दीज एसेट्स या दीज एग्रीमेंट्स। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है किसके लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस, टिम्बर, ठीक है जी, मेटल्स एंड अदर मिनरल राइट्स के लिए। यहां पर एएस 19 नेचुरल रिसोर्सेज के इसमें एप्लीकेबल नहीं होता। नंबर दो, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स फॉर द आइटम सच एज मोशन पिक्चर फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, प्लेज, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। ठीक है जी, क्योंकि इंटेंजिबल फिक्स एसेट के लिए तो हमारा एएस 26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स बना हुआ है। ठीक है जी, और वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए भी ये एएस 19 जो इनका लीज एग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो उसके साथ भी एएस 19 डील नहीं करता। नंबर थ्री, लीज एग्रीमेंट टू यूज द लैंड्स। ठीक है जी, तीन सिचुएशन को छोड़कर, नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़कर, लैंड यूजेस को छोड़कर, और इंटेंजिबल एसेट प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह को छोड़कर, बाकी सभी जगह पर सभी एसेट्स के लिए जो लीज एग्रीमेंट होते हैं वहां पर एएस 19 डील करता है। दैट्स इट। ठीक है जी, अब आते हैं जी जो लीजेस। अब यहाँ पे जो लीज होती हैं एएस 19 के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। एक लीज ऑपरेटिंग, दूसरी होती है फाइनेंशियल लीज। लीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहली ऑपरेटिंग लीज, दूसरी फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज दोनों क्या होती हैं, सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल लीज या फाइनेंस लीज। कहते हैं इफ एसेट ट्रांसफर सब्सटेंशियली, इफ जो फाइनेंस लीज है इसमें क्या होगा, ट्रांसफर कर दी जाएगा सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंट टू द ओनरशिप ऑफ एन एसेट। सभी जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है इंसिडेंशियल टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी,
पासिस फ्रॉम द ऑनर टू द टीनेंट, ठीक है जी, मतलब लेसर टू द लेसी। जो सभी रिस्क एंड रिवार्ड है ओनरशिप के रिगार्डिंग, इन ओनरशिप के इंसिडेंटल, वो क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे लेसर से लेसी को, ठीक है जी। टाइटल मे और मे नॉट भी इवेंचुअली ट्रांसफर हो सकता है, टाइटल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए ना, ठीक है, नाम ट्रांसफर किया है कि नहीं किया वो कोई मैटर नहीं करता, कहते वो किया जा भी सकता है, नहीं भी किया जा सकता तब भी चलेगा, ठीक है जी। इतना ही नहीं है क्या, इतना ही है फाइनेंस लीज में या फाइनेंशियल लीज में, नहीं इतना नहीं है फाइनेंस लीज में, इसके अलावा कुछ कंडीशंस है वो आगे जाके इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटिंग लीज क्या है, इफ इट डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड जो इंसिडेंटल टू द एसेट है वो ट्रांसफर नहीं किए, तो फिर क्या है, ऑपरेटिंग लीज है जी वो, ठीक है जी। अब देखिए जी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ये आपको थियोरेटिकली एक क्वेश्चन सेपरेट बन सकता है, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फाइनेंस लीज के लिए, ठीक है जी, कि इसके ऊपर आ सकता है कि हाँ जी ये कंडीशन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक लीज फाइनेंस लीज है, ठीक है जी। वो है नंबर 1, लीज ट्रांसफर द ऑनरशिप, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं जो की वर्ड है, की टर्म है, ट्रांसफर द ऑनरशिप। ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी गई है अगर लेसर से लेसी को एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, मान लीजिए 4 साल की लीज थी, 4 साल के बाद एसेट लेसर से लेसी को ट्रांसफर कर दी गई, तो वो लीज मानी जाएगी, या फिर एग्री हो गया, एग्रीमेंट हो गया, चार मान लीजिए एसेट 10 साल की उसकी लाइफ थी, 10 साल की एसेट की लाइफ थी, एग्रीमेंट हो गया जी 4 साल का लीज पीरियड है, 4 साल का लीज पीरियड एक्सपायर होने के बाद जो एसेट है लेसर ने बोला, मैंने आपको बोला कि आपको मैं बेच दूंगा, ठीक है जी, एसेट क्या कर दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी किसको, लेसी को, तो फिर ये लीज फाइनेंस लीज कहलाएगी। नंबर 2, lessee has the option to purchase the asset at a price which is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date of option becomes exercisable such that at the inception of the lease it is reasonably certain that the option will be exercised। कहते हैं जी लेसी के पास ऑप्शन है एसेट को परचेज करने का, विच इज एक्सरसाइज टू बी सफिशिएंटली, जो क्या है सफिशिएंटली एक्सरसाइज कर सकता है लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ऑप्शन, ठीक है जी, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज होगी उस दिन की जो फेयर वैल्यू होगी उससे कम ही होगी, बिकम्स एक्सरसाइजेबल सच दैट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, मतलब लीज की शुरुआत में ही वो तय कर लिया जाएगा, इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, और ये उम्मीद भी है लेसर को कि लेसी द्वारा ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली जाएगी, ठीक है जी। शुरुआत में ही तय हो गया कि जो एसेट है लेसी को ट्रांसफर की जाएगी, जो एक्सरसाइज डेट है ऑप्शन की एक्सरसाइज डेट है, उस डेट की जो एसेट की फेयर वैल्यू होगी उससे कम पे ही दी जाएगी, और लेसर को पूरी उम्मीद है कि लेसी ऑप्शन को एक्सरसाइज भी कर लेगा, तो फिर वो लीज क्या कहलाएगी, फाइनेंस लीज कहलाएगी। नंबर 3 है जी, लीज टर्म इज मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इवन इफ इट इज नॉट ट्रांसफर। एसेट की लाइफ थी 5 साल, ठीक है जी, अब 5 साल में से कहते हैं जी 4 साल 4.5 साल ये जो लीज टर्म पीरियड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सब्सटेंशियल पीरियड एसेट की लाइफ का लीज पीरियड में ही कवर हो गया, मतलब जो भी लाइफ थी एसेट की वो देखा जाए ऑलमोस्ट आपने यूज कर ली, लेसी ने यूज कर ली, तो वो लीज क्या कहलाएगी, फाइनेंस लीज कहलाएगी, जब सब्सटेंशियल लाइफ जो है किसके पास है, एसेट लेसी के पास है। नंबर 4, लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर, ठीक है जी, यहां पर इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर, ये दोनों सेम हो गए, सॉरी, ठीक है जी, दोनों में क्या है, मेजर लाइफ इकोनॉमिक लाइफ कवर है एसेट की लाइफ की, लीज पीरियड जो है वो मेजर कवर कर रहा है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। नंबर 4 है एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, जिसको हम मिनिमम लीज पेमेंट बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अमाउंट टू द एटलीस्ट सब्सटेंशियली इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट। कहते हैं जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है वो इक्वल है या सब्सटेंशियली कवर कर रही है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब हमने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली, अब प्रेजेंट वैल्यू मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में, क्योंकि आपको पता है हम AS2 के ग्रुप 2 के AS कर रहे हैं, AS19 ग्रुप 2 में आता है ना, तो ग्रुप 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने कैपिटल बजटिंग भी कर रखा है। अब कैपिटल बजटिंग में आपने प्रेजेंट वैल्यू पूरे AS में यही कुछ ही तो कर रखा है, ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू खाली कैपिटल बजटिंग में थोड़ी ना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी है, डिविडेंड पॉलिसी में भी है, ठीक है ना, कितनी जगह पे आपने प्रेजेंट वैल्यू कर रखा है, तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। अब देखिए कहते हैं जो एसेट की जो प्रेजेंट वैल्यू एमएलपी होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी मिनिमम लीज पेमेंट होगी, वो सब्सटेंशियल पोर्शन कवर कर रहा है एसेट की फेयर वैल्यू का। मान लीजिए फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है, 5 लाख रुपए है, 4,80,000 रुपये, 4,80,000 रुपीज क्या आई है, 4,80,000 रुपीज आई है आपकी एसेट की प्रेजेंट वैल्यू एमएलपी 4,80,000, ठीक है। 4,80,000 रुपये आई है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और 5 लाख एसेट की वैल्यू है, फेयर वैल्यू। तो देखा जाए मेजर पोर्शन जो एसेट का है, सब्सटेंशियल पोर्शन है, वो कवर कर लिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी ने, ठीक है। तो ये लीज भी क्या कहलाएगी, फाइनेंस लीज ही कहलाएगी। और लास्ट 5वीं कंडीशन और लास्ट कंडीशन है द लीज्ड एसेट इज ऑफ ए स्पेशलाइज्ड नेचर। लीज जो है स्पेशलाइज्ड नेचर की है, ओनली द लेसी कैन यूज इट, ठीक है जी, विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन बीइंग मेड, ठीक है जी, बिना मेजर मॉडिफिकेशन किए कोई और यूज नहीं कर सकता लेसी के अलावा, ठीक है जी। तो ये लीज स्पेशलाइज्ड नेचर की लीज जो ट्रांसफर है ये भी क्या कहलाएगी, फाइनेंस लीज कहलाएगी, ठीक है जी। कहते हैं इसके अलावा कुछ एडिशनल इंडिकेटर्स हैं सिचुएशन के जो इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन, इनमें से तो आपको पांचों में से एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो भी वो फाइनेंस लीज ही कहलाएगी, कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, इंडिविजुअली भी हो जाएगी तब भी वो फाइनेंस लीज ही कहलाएगी। पर ये कहते हैं जो एडिशनल इंडिकेटर्स हैं सिचुएशंस के जहाँ पर इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन में हम लोग कुड ऑल्सो लीड टू ए लीज बीइंग क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज। कौन कौन से हैं जी, नंबर 1, if the lessee can cancel the lease and the lesser losses associated with the cancellation are borne by the assessee, oh sorry lessee not assessee, ठीक है जी। if gain or losses from the fluctuation in the residual value accrues to the lessee, for example if the lessor agrees to allow rent rebate equaling most of the disposal value of the lease asset at the end of the lease, and if the lessee can continue the lease for a secondary period at a rent which is substantially lower than the market value, कि जो एसेट की जो लीज पीरियड है वो रिवाइज हो गया, दोबारा फिर एक ही बंदे को ही लीज दे दी गई, एसेट लीज पे दे दी गई, इफ द लेसी कैन कंटिन्यू द लीज फॉर ए सेकेंडरी पीरियड एट ए रेंट, ठीक है जी, विच इज सब्सटेंशियली लोअर देन द मार्केट रेंट, जो क्या है सब्सटेंशियली कम है किससे, मार्केट रेंट से, तो वो भी एक इंडिकेटर है किसका, फाइनेंस लीज का ही है, ठीक है जी। अब बच्चों अब आते हैं हमारे जो प्रैक्टिकल पोर्शन पे, ठीक है जी, लीज। अब देखिए बड़े ही शॉर्टकट वे में समझाना होगा आपको, ठीक है, बहुत ही समराइज वे में समझाना होगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक समरी ले रहे हैं, एक कोई भी सब एएस की एक समरी ले रहे हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है जी। मैराथन का मतलब ही यही होता है, इसमें हम डिटेल तो डिस्कस कर नहीं सकते, ठीक है ना। अब देखिए लेसी की बुक्स में हम लोग एक तरफ जब हम लीज पे कोई एसेट लेते हैं तो एक तरफ जो फाइनेंस लीज होती है उसमें हम एक तरफ उसको क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक तरफ उसे हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, दूसरी तरफ लीज लायबिलिटी इक्वल अमाउंट के साथ,
ठीक है जी। अब ये जो एसेट और लायबिलिटी है कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी है, ये क्वेश्चन खड़ा होता है जी। नेक्स्ट, लीज एसेट और लीज लायबिलिटी कौन सी वैल्यू पर होता है? लोअर ऑफ नंबर एक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। एमएलपी का मतलब क्या है? फुल फॉर्म लिखना चाहते हो, जिनको नहीं पता याद भूल गई है, मिनिमम लीज पेमेंट। और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, एट द इंसेप्शन ऑफ लीज। ठीक है जी, लीज की स्टार्टिंग में कितना उसका फेयर वैल्यू था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे ना। तो एज एन एसेट फाइनेंस लीज में क्या माना जा रहा हूँ? एक काइंड ऑफ डीम्ड ओनर माना जा रहा हूँ। तो एसेट के तौर पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू पे? लोअर ऑफ, इन दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, मिनिमम लीज वैल्यू का, पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू, या फिर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज। ठीक है जी। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलबी में क्या क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है नंबर वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट आएगा। अब देखो ना, जब मैं आपको कोई एसेट ट्रांसफर करता हूं, एक तो क्या होगा, एक तो नंबर वन मैं आपसे एनुअली रेंट लूंगा, या सॉरी आपके अगर पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, लेस्सी के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें हम, क्योंकि बुक्स लेस्सी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, जो आप मुझे हर साल लीज रेंट पे कर रहे हो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। क्यों प्रेजेंट वैल्यू लेकर आ रहे हैं? क्योंकि यहां पर हम एसेट आज की डेट में रिकॉर्ड करेंगे, तो जो भी इन फ्यूचर में पेमेंट हो रही हैं, ठीक है, उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू लेकर आएंगे। आज की डेट में क्या एसेट की ब्याज काट के, इंटरेस्ट चार्ज करके, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा के कितना प्रेजेंट वैल्यू बनता है उस वैल्यू पेमेंट का, उस पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू कितना बनता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट आ जाएगा। वो कैसे आएगा? लीज रेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है जी। इसमें हम लोग प्लस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआरवी। जीआरवी क्या होता है? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है? लेसी एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, लेसी ने एग्री कर लिया कि मैं सर आपको 2 लाख रुपए दूंगा, एसेट आप मुझे 2 लाख रुपए की बेच देना, मैं लिख के देने को तैयार हूं। तो ये क्या हो गया? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हो गई कि 2 लाख रुपए। अगर मान लीजिए लेसर कहता है भाई तूने तो लिख के दिया था, ले, तो आपको देनी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब है 2 लाख रुपए की पेमेंट तो आपको फिक्स हो गई, देखा जाए, और चाहे उससे 1 रुपये भी एसेट रिकवर, अर्निंग रिकवर ना हो। ठीक है ना। तो 2 लाख रुपए की वो भी पेमेंट हो गई, तो उसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू इसमें कंसीडर कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। फेयर वैल्यू आपको शुरुआत में ही बताई होगी, आज की डेट में एसेट की फेयर वैल्यू इतनी है। ठीक है जी। ये तो हो गया जी किसके अकॉर्डिंग? ये आपका हो गया लेसी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जब एक लेसर, अब हम आते हैं लेसर के साथ साथ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या होगा? लेसर के बुक्स में क्या आएगा जी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगा जी। वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितने की रिकॉर्ड करेगा जी? उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे पहली पेमेंट जो उसे आएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। सॉरी, ये हम क्या निकाल रहे हैं, देखा जाए, ये भी एमएलपी है काइंड ऑफ। ठीक है, मिनिमम लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट कितना आ गया जी? जो भी लीज रेंट होगा एनुअली इंटू पीवी फैक्टर लगा देंगे, प्लस नंबर 2 पे क्या आ जाएगा जी? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। नंबर 3, इसमें एक और चीज एडिशनल आएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। अब ये अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या है? सर, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है
कि मार्केट में कोई और बंदा बैठा है जो उसे एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार है। आपने मुझे कितने के लिए बोला था? 2 लाख रुपए के लिए। मान लीजिए एक थर्ड पार्टी है, वो कहती है कि सर मैं 3 लाख देने के लिए तैयार हूं 4 साल बाद इस एसेट के लिए। ठीक है जी, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मिलने की बात हुई है, ये क्या है? अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है लीज होल्ड एसेट से। ठीक है जी, तो ये भी मुझे मिलेगी ना लेसर को। लेसी ने थोड़ी ना बोला है पेमेंट करने के लिए कि 1 लाख 3 लाख रुपए दूंगा मैं। लेसी ने तो सिर्फ 2 लाख की ही गारंटी दी है। तो लेसी की बुक्स में इसलिए सिर्फ जीआरवी आएगा और लेसर की बुक्स में जीआरवी प्लस यूजीआरवी दोनों आएंगे। इसको आप क्या बोलते हो? जीआरवी प्लस यूजीआरवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिलाइजेबल वैल्यू। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड रिलाइजेबल वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू बोल सकते हो, रिलाइजेबल वैल्यू बोल सकते हो, कुछ भी। ठीक है जी, अब लेसर की बुक्स में एक चीज और आती है जो बड़ी आसान है। ठीक है, नंबर 2 पे आपको होता है जी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ठीक है जी, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होती है? ये आपकी है लीज रेंट प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखिए ना, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट फैक्टर का फर्क है। वही अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है। अब मान लीजिए ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के वैल्यू आई, लीज रेंट प्लस सब कुछ मिला के मान लीजिए 25 लाख रुपए आ गई। ठीक है, ये सब कुछ 25 लाख रुपए आ गया जी। अब मान लीजिए इनका जो प्रेजेंट वैल्यू निकाला आपने वो कितना था? प्रेजेंट वैल्यू मान लीजिए निकाला कितना? 19,50,000। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है 5.5 लाख रुपए अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है। मतलब 5.5 लाख रुपए क्या है? इंटरेस्ट पोर्शन है। ठीक है जी, जो अनअर्न्ड पोर्शन है इंटरेस्ट पोर्शन है वो कितना है? 5,50,000 का है। ठीक है जी, लेसर की बुक्स में आपको दो चीजें पूछ सकते हैं, पहला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दूसरा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ठीक है जी, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। पहले मैं आपको यही चीजें निकालना सिखाता हूं कि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम और लेसर की बुक्स में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन के साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका, यहां पर इस क्वेश्चन में ही आपको मैं सारा कुछ A to Z चीजें बता दूंगा। ठीक है जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन कॉपी कर लेना। नोट्स तो मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिए हैं। ठीक है जी, अब जो बच्चे अभी भी देख रहे हैं वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है जी, एक एक बच्चा लाइक करिएगा। जो भी आपको अगर 1% भी आपको मेरी मेहनत लगा कि हाँ सर ने बहुत बहुत अच्छे से एफर्ट कर रखी है, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आगे भी आपको हम नई नई आपको आपके लिए जो यूजफुल चीजें हैं आपके लिए लाते रहें। इस तरीके से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है जी, तो चलिए जी लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू पहले हम लोग बनाएंगे। नंबर वन नंबर वन क्या लेकर आएंगे हम? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होगा जी? सबसे पहले नंबर वन जो आपका लीज रेंट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट। ठीक है जी, अब देखिए ये लीज कितना टर्म की है? 4 साल की लीज है। फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज कितना है? 16 लाख रुपए है। लीज रेंट 5 लाख रुपए हर साल। जीआरवी दी हुई है 1 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका यूजीआरवी हो गया आपका कितना? 1 लाख रुपए।
ठीक है जी। यूजीआरवी कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया। ठीक है जी। और इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट कितना है, 14.97 है। मैं इसको कट करके क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, आसान हो जाएगा, 15% कर देता हूँ। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी है, कंपनी या फिर आप कह सकते हो कि उनका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15% है। 15% तो एक्सपेक्ट करते ही करते हैं लेसर किससे, इन्वेस्टमेंट से। ठीक है जी। ठीक है सर। तो अब देखिए दो तरीके होते हैं आपको, या तो फिर 4 साल का प्रॉपर टेबल बनाइए, 1 2 3 4। ठीक है जी। किस तरीके से 1 2 3 4 टेबल बनाइए, लीज रेंट बनाइए, 1 1 साल का पीवी फैक्टर लिखिए। एक ये तरीका होता है टेबल बना के। दूसरा तरीका क्या होता है, आप क्यूमुलेटिव लीज रेंट कितना है जी, 5 लाख रुपए। यहां पे आप लिख भी सकते हो, लीज रेंट इनटू क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है जी। लीज रेंट कितना है जी, 5 लाख रुपए है, इनटू क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। ये कैसे निकालना है जिनको नहीं पता, 1/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, तो ये कितना हो गया, 1/1.15, 1/1.15। अब कितने साल का लीज पीरियड है, 4 साल का, तो 4 बार इक्वल दबाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है जी। तो उसके बाद जीटी दबा देंगे, ग्रैंड टोटल, तो ये आता है 2.8549 है, तो 5 कर देंगे हम लोग, 2.855, 2.855 कर देंगे। ठीक है जी। तो ये आपका बन जाएगा 5 लाख इंटू 2.855, तो ये बनता है 14,27,500। ठीक है जी। ये तो आ गया जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट आ गया जी। अब दूसरी पेमेंट आपने कौन सी करी है सर, दूसरी पेमेंट आपकी जीआरवी प्लस यूजीआरवी। ठीक है जी। आप अलग से लिख लेना, जीआरवी का अलग से, यूजीआरवी का अलग से। ठीक है जी। ये दोनों कितना था, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितना था, 2 लाख रुपए था। ठीक है जी। तो 2 लाख, 2 लाख कब मिला होगा या मिलेगा, 2 लाख मिलेगा एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ लीज पीरियड। लीज पीरियड कितना है, 4 साल, तो चौथे साल का पीवी फैक्टर देखेंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है जी। 1/1.15, एक 4 बार इक्वल दबाएंगे, 1 2 3 4, तो चौथे साल का पीवी फैक्टर कितना है, 0.5718। ठीक है जी। इंटू 2 लाख कर देंगे, तो ये होता है जी 1,14,351, 50 कर देते हैं। ठीक है जी, नहीं पूरा ही लेते हैं, एग्जैक्ट 50 क्यों करना है। तो ये आ गया जी आपका 14,27,500 प्लस 114,351, तो ये बनता है जी 15,41,851। ठीक है जी। 15,41,851, तो ये क्या हो गया जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गई जी आपकी। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर क्या निकालना था हमें, ये तो आ गया जी, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ क्या है, लेसर है। ठीक है जी। दूसरा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, ये मैंने आपको क्या बोला था, नंबर 1 लीज रेंट। लीज रेंट कितना है जी, हर साल 5 लाख रुपए है। कितने साल पेमेंट हुई है जी, 4 साल, तो टोटल पेमेंट कितनी मिली उसे, 20 लाख रुपए, प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख रुपए, प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये भी 1 लाख रुपए है। ठीक है जी।
तो टोटल मेरा कितना, टोटल हो गया जी 22 लाख रुपए। देखा जाए लेसर को मिले कितने, 22 लाख रुपीज मिले। अब इसमें से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है जी, वो कितना निकाला था हमने, वो हमने निकाला था 15,41,851 रुपये। ठीक है जी, तो ये बनता है जी हमारा माइनस 6,58,149 रुपीज। 6,58,149 रुपीज क्या हो गया हमारा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम हो गया। मतलब आप कह सकते हो इंटरेस्ट पोर्शन। ठीक है जी, जो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनता है पूरा का पूरा जो हमारी अमाउंट है उसके ऊपर 6,58,149 रुपीज। ठीक है जी, एग्जाम में आपको ये दो चीजें पूछी जा सकती हैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, पहला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआरवी एंड यूजीआरवी। ठीक है जी, दूसरा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, ये क्या है, जितनी टोटल पेमेंट रिसीव हुई, दिस इज टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एसेट, रिसीव्ड ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है जी, जो बिना इम्प्लीकेशन किए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है जी ये तो हो गया बच्चों किसके पॉइंट ऑफ व्यू, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं जी लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू, क्या क्या आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि क्या एज एन एसेट, क्या एज एन एसेट। अब हम फाइनेंस लीज को क्या मानते हैं, फाइनेंस लीज को हम लोग क्या मानते हैं, फाइनेंस लीज को हम लोग एसेट मानते हैं। जो फाइनेंस लीज के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एसेट आती है लेसी के पास, वो एक काइंड ऑफ डीम्ड ऑनर माना जाता है इन द बुक्स ऑफ लेसी। मतलब क्या है, वो अपनी बुक्स में एक तरफ सेम अमाउंट के साथ लीज होल्ड एसेट रिकॉर्ड करेगा, दूसरी तरफ से लीज होल्ड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा, लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो वो अमाउंट कौन सी होगी, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था, उसके लिए अमाउंट जो होगी वो लोअर ऑफ क्या होगी, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू एसेट की एट द इंसेप्शन ऑफ द, मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ द लीज। दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। अब यहां पर देखा जाए फेयर वैल्यू कितनी थी एसेट की, एसेट की फेयर वैल्यू जो दी हुई थी वो थी आपकी 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपीस। ठीक है जी, 16 लाख रुपए क्या है, फेयर वैल्यू है जी एसेट की। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट में क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट में एज पर द लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर 1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट हमने कितना निकाला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट हमने निकाला था 5 लाख इंटू 2.855। क्या सर ये लेसी की बुक्स में भी वैसे ही आएगा जैसे लेसर की बुक्स में आया था, बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि लीज रेंट तो लीज रेंट ही है, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा कि लेसी की बुक्स में कुछ और लीज रेंट होगा, लेसर की कुछ और होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये हो गया 14,27,500, 14,27,500। ठीक है जी, दूसरा, दूसरे नंबर पे क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआरवी, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है जी, कितने मिलने थे, 1 लाख रुपए मिलने थे, लेसी ने गारंटी कितने की दी थी, 1 लाख रुपए की दी थी। ठीक है जी, गारंटी दी थी रेजिडुअल वैल्यू की कितनी, 1 लाख रुपए। अब देखिए 1 लाख इंटू, अब 5वें साल का, चौथे साल का पीवी फैक्टर लगाना होगा, चौथे साल का पीवी फैक्टर 15% पे 1 डिवाइड बाई 1.15,
1234, तो ये था 0.5718, तो ये हो गया जी 57,180 रुपीज़। ठीक है जी, 57,180 रुपीज़ प्लस 14,27,500, तो ये बच्चों बनता है 14,84,680 रुपीज़। ठीक है जी, 14,84,680 रुपीज़, करेक्ट है। अब देखिए फेयर वैल्यू कितनी थी एसेट की, 16 लाख रुपए। फेयर वैल्यू कितनी थी, 16 लाख रुपए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कितनी थी, 14,84,680 रुपीज। तो हम लोग किस पे रिकॉर्ड करेंगे, लोअर पे। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, बुक्स पे रिकॉर्ड कितने में होगी वैल्यू, लोअर वैल्यू पे 14,84,680 रुपए। ठीक है जी, ये तो आ गया क्या आपका, ये आपका आ गया कि लीज होल्ड एसेट और लीज होल्ड लायबिलिटी मतलब कितने पे रिकॉर्ड होगी। इसके लिए मैं आपको जर्नल एंट्री भी बता देता हूं। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या आएगी हमारी, एसेट अकाउंट डेबिट, या आप लीज होल्ड एसेट या मशीनरी अकाउंट जो भी है देख लेते हैं क्या है। टेकन द एसेट ऑन लीज, ठीक है जी, सिंपल है। यहां पर कंपनी कौन कौन सी है, मिलिंद सॉफ्टेक्स लिमिटेड, एमएस लिमिटेड। ठीक है जी, एमएस लिमिटेड ने लीज लिया किससे, एबीसी इंपैक्ट से। एबीसी इंपैक्ट कौन है, लेसर है, तो क्या एंट्री होगी, अब एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, टू क्या हो जाएगा जी, लेसर। लेसर कौन है जी, लेसर है इंपैक्स लिमिटेड। ठीक है जी, ब्रैकेट में लिख सकते हो लीज्ड लायबिलिटी। ठीक है जी, लीज्ड लायबिलिटी कितने की, 14,84,680 रुपीज की, 14,84,680 रुपए। ठीक है जी, ये आ गया जी आपका एसेट, आपकी बुक्स में आ गई। एसेट अकाउंट डेबिट टू इंपैक्स लिमिटेड। ठीक है जी, इंपैक्स लिमिटेड एबीसी, सॉरी एबीसी इंपैक्स, कोई बात नहीं, इंपैक्स लिख लो आप, एबीसी लगा लेना अपने आप। ठीक है जी, तो एबीसी इंपैक्स लिमिटेड क्रेडिट हो गया। अब हर साल क्या होगा, अब देखिए ये जो हर साल लीज रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, इसमें कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का है, कुछ पोर्शन, सॉरी कुछ पोर्शन आपका जो है फाइनेंस चार्जेज है, कुछ पोर्शन डेप्रिसिएशन का है। मान लीजिए यहां पर बोला गया है आपको क्वेश्चन में 10% डेप्रिसिएशन है एज पर द स्टेट लाइन मेथड। ठीक है जी, हर साल डेप्रिसिएशन कितनी है, 10% है। तो मैं आपको सिंपल डेप्रिसिएशन की एंट्री डाल के दिखाता हूं यहां पर क्या होगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ये साल के एंड में हो जाएगी, मान लीजिए पहले साल के एंड में है। टू क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डेप्रिस सॉरी टू एसेट, मान लीजिए 10% डेप्रिसिएशन है, तो 14,84,680 का 10% बनता है 1,48,468 रुपीज, 1,48,468 रुपीज। ठीक है जी, करेक्ट है जी, डन है। ये आपका डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई। अब आपने देखा जाए कुल मिला के जो पेमेंट करी थी, पेमेंट तो कितने की करी थी, पेमेंट आपने करी थी 5 लाख रुपए की, तो उसके लिए आपको फाइनेंस चार्जेस और लीज रेंट, फाइनेंस चार्जेस और जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो दोनों को निकालना होगा। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। आपको एक फाइनेंस चार्जेस निकालने के लिए एक टेबल बनाना होता है छोटा सा। फाइनेंस चार्जेस निकालने के लिए आपको एक टेबल बनाना होता है। लीज कितने साल की है, 4 साल की है, 1, 2, 3, 4। ठीक है जी, करेक्ट है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट या फिर आप कह सकते हो इंस्टॉलमेंट, लीज रेंट। लीज रेंट हर साल कितना है, 5 लाख रुपए है।
ठीक है जी, ये हो गया जी लीज रेंट। दूसरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम किसको बोल रहे हैं? लीज लाइबिलिटी। जो लीज लाइबिलिटी कितने की है हमारी? 14,84,680। 14,84,680। ठीक है जी। उसके बाद फाइनेंस चार्जेस, रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है जी, रिमेनिंग जो आएगा वो, ठीक है जी, रिमेनिंग जो आएगा वो प्रिंसिपल आ जाएगा। करेक्ट है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी का कितना है? दोनों का ही बताया हुआ है, 15% ही है। ठीक है, तो क्या होगा? 14,84,680 के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा? 15%। तो 15% आपका फाइनेंस चार्जेस होता है कितना? 2,22,702 रुपीज। तो देखा जाए 2 लाख 5 लाख की आपका लीज रेंट था पेमेंट एनुअली, उसमें से आपने 2,22,702 रुपीज इंटरेस्ट पे किया। तो देखा जाए बाकी आपकी जो पेमेंट गई है, बाकी पेमेंट कितने की गई है? 2,77,298 रुपीज की गई है। वो किस चीज की गई है? प्रिंसिपल की गई है। ठीक है जी। आपका टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? 14,84,680। इसमें से प्रिंसिपल आपने कितना पे कर दिया? 2,77,298 पे कर दिया। तो बचा कितना? 12,07,382 रुपये। ठीक है जी, 12,07,382 रुपये। दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। 14,84,680, इसमें से माइनस हो जाएगा 277,298, तो ये होता है 1,207,382। ठीक है जी। अब जो इंटरेस्ट लगेगा 15% किस पे लग जाएगा? इसी पे लग जाएगा, इंटू 15%। तो ये बनता है 1,00,000 फाइनेंस चार्जेस 181,107। ठीक है जी। तो 5 लाख की पेमेंट थी, इसमें से 181,107, तो ये बचा प्रिंसिपल कितना? 3,18,893 रुपीज। ठीक है जी। अब इसके लिए एंट्री कैसे पास ऑन करनी है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए पहली एंट्री आपने किस चीज की रिकॉर्ड करी? एसेट टू लीज लाइबिलिटी की या लेसर की। ठीक है जी, 14,84,680। दूसरा डेप्रिसिएशन की आपने एंट्री डाली अपनी बुक्स में। तीसरी एंट्री जो आपने किस चीज की डालनी थी पहले साल में? अब बाकी तो आप कर ही लोगे ना, क्योंकि आपने इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हायर परचेज चैप्टर में ग्रुप 1 में अकाउंटिंग में कर रखा हुआ है। ठीक है जी। तो दूसरी, अब हम लोग एक तो क्या करेंगे? फाइनेंस चार्जेस की एंट्री डालेंगे जी। फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा जी? लेसर एबीसी इम्पैक्ट्स लिमिटेड। इंटरेस्ट ड्यू हो गया ना, इंटरेस्ट तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ चुके हैं। एसेट को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ चुके हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। फाइनेंस चार्जेस एबीसी इम्पैक्ट्स लिमिटेड, कितना फाइनेंस चार्जेस था? फाइनेंस चार्जेस था 222,702। 222,702। 222,702। ठीक है जी। ये आपका फाइनेंस चार्जेस की एंट्री हो गई। अब चौथी एंट्री आपकी किस चीज की हो जाएगी? पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। यहां पर क्या होगा जी? एबीसी इम्पैक्ट्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने की हमने लीज होल्ड रेंट पे करने की एग्रीमेंट किया हुआ है? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए आप लोग क्या करोगे? पेमेंट कर दोगे। ठीक है जी। एबीसी इम्पैक्ट्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा कितने के साथ? 5 लाख रुपए के साथ हो जाएगा। करेक्ट है जी। एसेट की भी एंट्री हो गई, डेप्रिसिएशन की हो गई, दूसरी तीसरी फाइनेंस चार्जेस की हो गई, चौथी एबीसी इम्पैक्ट्स लिमिटेड टू बैंक लीज रेंट की हो गई। अब लास्ट एंट्री किस चीज की? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? क्या क्या आपने खर्चा P&L में रिकॉर्ड करना है? एक आपने रिकॉर्ड करना है डेप्रीसिएशन, दूसरा आपने रिकॉर्ड करना है फाइनेंस चार्जेस। ठीक है जी। फाइनेंस चार्जेस आपके कितने थे? 222,702। ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन आपकी आई थी
1,48,468, 1,48,468। ठीक है जी, अब टोटल कितना बना जी, चलिए देखते हैं। 148,468 प्लस 222,702, तो ये बनता है 3,71,170 रुपीज़। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन और फाइनेंस चार्जेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे कितने, 3,71,170, मतलब 5 लाख में से इतना तो आपको खर्चा ही अलाउड हो गया। ठीक है जी, इतना आपको एक्सपेंडिचर ही अलाउड हो गया, बाकी आपका प्रिंसिपल पेमेंट, ठीक है जी, हो गई। करेक्ट है बच्चों। तो ये आपका बच्चों लेसर और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं AS 19 में हम लोगों ने वो किए। सबसे पहले हमने पढ़ा लीज क्या होता है। लीज में हम लोग एक एसेट है, एसेट का ऑनर है, वो क्या करता है, जिस बंदे को एसेट की रिक्वायर्ड है उसको एसेट ट्रांसफर कर देता है किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ठीक है जी, पर्टिकुलर पीरियड के लिए। उसके बाद एसेट जो है वापस ऑनर ऑफ द एसेट को, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी को ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है जी, तो इसके लिए जो लेसी है वो क्या करता है, रेंट पे करता है, जिसको हम लीज रेंट बोलते हैं। ठीक है जी, अब लीज जो है वो ऑपरेटिंग लीज हो सकती है, फाइनेंस लीज हो सकती है। ठीक है जी, फाइनेंस लीज में हम लोग देख लिया कि एसेट्स और लायबिलिटी दोनों रिकॉर्ड करेंगे। उसमें हम जो लेसी है एज ए डेप्रिसिएशन और एज ए फाइनेंस चार्जेस दोनों रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में। ठीक है, लेसर जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेगा, और दूसरी चीज अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम को देखेंगे हम, कैलकुलेट करने को हमारे को पेपर में आएगा। ठीक है जी, ये बच्चों कुल मिला के AS हमारा जो 19 है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल सकता। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आपको इसके अलावा कुछ आ जाएगा। ठीक है जी, पूरी 100% जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कवरेज हमने इस AS में कर ली है। ठीक है जी, तो इस AS में बच्चों इतना ही। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।